Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Magrapunla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyar Nagar, Jodhpur. I am Om Prakash Sutha, English teacher. You are welcome to online classes for class 9. So today we are doing grammar part of class 9. आपका 9th का मैंने सिलेबस शायद लास्ट टाइम समझाया होगा। आपके क्लास 9th के अंदर 4 टॉपिक है सिलेबस में। ग्रामर के अंदर 4 टॉपिक्स है और आपकी जो परीक्षा, वार्षिक परीक्षा बोलो, एनुअल एग्ज़ाम बोलो, उसमें 20 नंबर की ग्रामर है। मतलब 100 नंबर में 20% या 20 मार्क्स वेटेज है आपका ग्रामर का। और अभी तक हमने आपके ग्रामर के अंदर एक टॉपिक किया था टेंस, और आज मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो या कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब भी होता है एग्रीमेंट, सहमति। ओके, तो ये जो 20 नंबर के जो आपकी ग्रामर का पार्ट होता है, अभी इस साल आपके ग्रामर में 9th के अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशन। तो अभी आज दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का दूसरा कई बार एग्रीमेंट बोला जाता है, जिसका मतलब होता है सहमति। ये क्या टॉपिक है, कैसे सवाल आते हैं, वी विल टॉक इन दिस ग्रामर टॉपिक। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब सहमति। सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को, वर्ब बोलते हैं क्रिया को। मतलब लंबे तौर पे सब्जेक्ट में आप क्या सीखोगे कि सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। सब्जेक्ट कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन की, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन की। तो कहने का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ होता है, इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसकी चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ये तो पता लग गया कि टॉपिक का मतलब, टॉपिक आपका क्या टॉपिक है, सब्जेक्ट कर्ता वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, कॉनकॉर्ड का मतलब सहमति। तो इसकी जो अभी डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन क्या होगी कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया की सहमति विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार, कि कर्ता के अनुसार क्रिया की सहमति होना चाहिए। मतलब क्रिया किस हिसाब से लगेगी, कर्ता के अनुसार लगेगी। ठीक है ना। यूज वर्ब एज पर सब्जेक्ट, या दूसरी भाषा में हम सिंपल में कहें, इसका अर्थ होता है कि वर्ब का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। द वर्ब शुड एग्री विथ प्रॉपर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब का प्रयोग करना, ये आपने टेंस में भी सीखा था। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, नियम हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको इसमें ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ के अनुसार आप पढ़ाई करना। क्या क्या आपको नियम पढ़ने हैं, क्लास 9th में ही हैं ये, 10th में नहीं, 11th में नहीं, 12th में नहीं है। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए हैं। आपने टेंस अच्छी तरह सीखा है तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड सिंपली मीन्स, इसका साधारण रूप में मतलब होता है द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री। क्या मतलब, सब्जेक्ट और क्रिया, कर्ता और क्रिया एक दूसरे से सहमत होना चाहिए। सहमत का मतलब यहाँ अर्थ यही है कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया जैसा करता है। कर्ता कौन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम होते हैं। उनके अनुसार हमको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब संख्या नहीं भाई, एक वचन बहुवचन। ग्रामर में नंबर एक वचन व बहुवचन को बोला जाता है। ठीक है। दिस मीन्स बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। इसका मतलब ये, दिस मीन्स बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल। ओके। तो यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। तो ये आपको थोड़ा लिख लेना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना चाहिए। कोई परीक्षा में डेफिनेशन नहीं आता, परीक्षा में तो क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं हम बाद में अभी धीरे धीरे करें। ओके, सब्जेक्ट का मतलब होता है भाई कर्ता।
मतलब ये होते हैं नंबर। नंबर का मतलब एक वचन और बहुवचन, मतलब प्रोनाउंस और पर्सन या नाउन को सब्जेक्ट बोला जाता है। नंबर के मतलब दो होता है। नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल। जब सिंगुलर करता है तो यूज सिंगुलर वर्ब, जब करता प्लूरल है तो यूज प्लूरल वर्ब। ये आपको ना छोटे रूप में समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा बहुत ये पर्सन का तो हमेशा हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू एंड यू आता है। यू एक वचन भी होता है, यू बहुवचन भी होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं। ओके। अब बात करते हैं, जब सिंगुलर की जो वर्ब होती है मुख्य क्रिया में हमेशा एस या ई एस लगता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब में क्या आते हैं, इज, आर, एम। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब्स पे इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है। आप बोलोगे आर तो बहुवचन नहीं भाई, यू अंग्रेजी में सिंगुलर होता है, लेकिन उसके साथ हम आर का प्रयोग यू इज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी माना गया आर को, और बहुवचन का भी वर्ब माना गया है कि एम, वाज, हैज, ये सब सिंगुलर वर्ब। मेन वर्ब की बात करें, ये तो सहायक क्रियाएं। जैसे कभी भी सिंगुलर वर्ब्स होती है मुख्य क्रिया, उसके साथ में एस या ई एस लगता है, जैसे प्लेज, ईट्स, राइट्स, गोज, डज, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। कहने का मतलब है जब आप वर्ब के साथ में या मुख्य क्रिया के साथ में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर की क्रिया बनती है। लेकिन वहाँ यदि आप नाउन या नाउन के अंदर की, यदि नाउन का मतलब होता है किसी संज्ञा के शब्द का एस या इस लगा दे तो प्लूरल क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, रिमेंबर व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं ऐड करके एस सी एस विथ वर्ब इट विल बिकम सिंगुलर वर्ब। क्रिया के साथ एस सी एस जोड़ते हैं तो क्रिया कैसी बनती है, एक वचन की क्रिया बनती है। व्हेन वी ऐड एस और ई एस नाउन, जब हम नाउन के साथ में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बहुवचन बन जाता है। देखो नाउन, देन इट विल बिकम प्लूरल। प्लूरल वर्ब्स क्या, सिंगुलर वर्ब में पता भाई कौन से होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में आर भी आता है, वहाँ सिंगुलर में भी आता है आर, प्लूरल में भी आर आता है, वर आता है, वो आता है, ये सब प्लूरल वर्ब है। अब मेन वर्ब के अंदर मुख्य क्रिया में बहुवचन के साथ में एस ई एस नहीं लगता, जैसे प्ले, राइट, गो, वहाँ ऊपर एस ई एस लगा तो सिंगुलर की वर्ब होगी, और यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा तो प्लूरल की वर्ब होगी मुख्य क्रिया। ओके, not. We use different helping verbs and main verb with singular and plural subject. जैसे भी बहुवचन के अलग अलग या सिंगुलर एक वचन के अलग अलग जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग लगाते हैं इन प्रेजेंट टेंस, बट इट डज नॉट हैपन इन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन ये फ्यूचर टेंस में नहीं होता भाई, फ्यूचर टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये प्रेजेंट टेंस में जरूर होता है, जब एस सी एस लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, जब एस सी एस नाउन के साथ लग जाता है वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। ओके। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा मैं एग्जाम्पल लिखे बहुत ज़्यादा, मैं चार चार पाँच पाँच आपको जितना जब आप कॉपी में लिखते तो राइट ओनली 5 6 एग्जाम, डोंट राइट ऑल दिस थिंग। ये मैंने लिखे हैं, कोई मेरे और भी यूज़ होते हैं, मेरा खुद का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इसमें सब लिखने की जरूरत है। ट्राई टू राइट 3 4 5। ओके। अब यहाँ पे कैसे बात करते हैं, देख, इफ वी पुट एस और ई एस विथ सब्जेक्ट द सब्जेक्ट विल बिकम प्लूरल। जब हम कर्ता के साथ में एस सी एस लगाते हैं तो कर्ता बहुवचन बन जाता है। व्हेन वी पुट एस और ई एस विथ वर्ब तो वो क्या बन जाता है, एक वचन की क्रिया बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे ए स्टार इज वेरी ब्राइट, इज आया है तो एक देखो यहाँ ए स्टार एक वचन का सब्जेक्ट है इसलिए इज आया, ये वेरी, ठीक है, एक तारा बहुत चमकीला है। अब यहाँ पे बहुवचन आया, ये नहीं लिखा स्टार्स, देखो हम जैसे यहाँ ए स्टार इज आया, स्टार्स है तो बहुवचन आर आया, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कन्फर्ड। ही हैज ए कार, अब ही सिंगुलर है, हैज आया, यहाँ दे बहुवचन का है तो यहाँ हैव आया, जैसा सब्जेक्ट है वैसी मेन वर्ब है, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे प्लूरल होता है आर आया, सी सिंगुलर होता है इज आता आया, तो ऐसे जो हम यूज करते हैं यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैं और पीछे से
दो और समझाता हूँ आपको। राम इज प्लेइंग विद द बॉल, राम सिंगुलर है, राम बॉल के साथ में खेल रहा है, तो राम सिंगुलर है, इज आया, इज। अभी यहाँ पे टेंस की बात, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है, ऑफ कोर्स नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट राम के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज। राम इज प्लेइंग विद द बॉल। अब यहाँ पे द डॉग्स प्लूरल है, यहाँ ये जब नाउन के साथ एस लगा तो ये प्लूरल का नाउन बन गया, इसलिए यहाँ पे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आर आया। डॉग्स आर प्लेइंग विद देयर बॉल, कुत्ते अपनी बॉल के साथ में खेल रहे हैं। अब आपको ज़्यादा ये मैं पता, आप इस टेबल को देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। पास्ट टेंस जो बहुवचन होगा करता तो क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। सेकंड पर्सन यू के अंदर ये यू अंग्रेजी में बहुवचन माना गया है, पास्ट टेंस में क्या होता है और फ्यूचर में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। वैसे ही थर्ड पर्सन में ही सी इट और एक और आता दे भी नहीं लिखा है, थर्ड पर्सन में दे भी आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में इज एज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगता है, पास्ट टेंस में वाज हैड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, फ्यूचर। तो ये टेबल जस्ट रेफरेंस के लिए है, ठीक है, ये आप इसको रेफर कर सकते हो। देखिए आगे और आ गया है, दे और प्लूरल नाउन भी आया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अलग अलग हम नियम पढ़ेंगे। ये करीब ऐसे नियम मैंने काफ़ी 24-25 नियम लिखे होंगे, आपको सब क्लास 9th को सब नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने बनाया, मेरे कहीं और भी यूज होता है पीडीएफ। तो आप खाली क्लास 9th में रूल 1 से 13 और 19 एंड 24 मतलब 15 रूल आपको कक्षा 9th में पढ़ने हैं। 15 रूल्स, 15 रूल कौन से, एक तो 1 2 3 4 5 से लगाकर 13, उसके बाद 19 और 24, इतने यदि आप 15 रूल पढ़ते हो क्लास 9th में तो बहुत है। और हर एक रूल की मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है और उसके आप 5 एग्जाम्पल लिखिए, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता, यहाँ तो दुनिया भर के लिखें, तो डोंट वरी अबाउट दैट, या आप 3 4 5 जो आपकी इच्छा है, बट ट्राई टू राइट मिनिमम 5 में और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, और नीड नॉट टू राइट ऑल द एग्जाम्पल। ये तो समझाने के लिए जब हम किसी को थोड़ा स्टडी करवाते हैं कंपटीशन वगैरह तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप ये रूल लिखिए, आपको रूल कितने लिखने हैं, 1 से 13, उसके बाद 19 और 24, तो 15 रूल आपको क्लास 9 के बच्चों को लिखना है। और ये 9th में ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है और आगे दूसरी क्लासों में नहीं है। तो ऐसे करके हम एक एक रूल पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहला रूल पढ़ते हैं, रूल 1। ये रूल 1 का मतलब मैंने ये नियम बनाया है, ये रूल कहीं किताबों में ऐसे नहीं कि रूल 1 यही होता है, तो अपनी अपनी किताबों में लोग अलग अलग वे में लिखते हैं। तो रूल 1 ये भी, रूल 1 कहता क्या, रूल 1 में क्या होता है वो आपको समझना है। तो उसकी परिभाषा, फिर उसके 5-4 एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए उस रूल को समझिए। ओके, रूल 1, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो कर्ता और प्लूरल नाउन्स या बहुवचन की संज्ञा के शब्द आर जॉइंड विथ एंड, कहने का मतलब जब दो कर्ता या दो बहुवचन की संज्ञा के शब्द एंड से जुड़े हुए हैं, देन तब वी यूज ओनली प्लूरल वर्ब, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? जब दो कर्ता सीधा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे बहुवचन की क्रिया आती है। सिंपल देखिए, राम एंड मोहन, या राम अलग है, मोहन दो सब्जेक्ट है जुड़े हुए हैं, इसलिए आर आया, प्लूरल की वर्ब आया। राम एंड मोहन इज नहीं होता, आर होता है, प्लेइंग, राम और मोहन खेल रहे हैं। और इसी नियम को और दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब किसी भी वाक्य का कर्ता इज कम्पोज ऑफ 2 और मोर नाउन, कम्पोज को मतलब रचना की है 2 और अधिक संज्ञा के शब्द से या सर्वनाम के शब्द से, और उनको एंड से जोड़ा गया है, तो हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आप एग्जाम, सीता एंड हर फ्रेंड्स, तो सीता अलग है, हर फ्रेंड्स दो अलग अलग सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल, उससे हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे बहुवचन की क्रिया आएगी। सीता एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर, फेयर का मतलब मेले में है। गीता, अब देखो एक से ज़्यादा, गीता
विमला एंड सीता। यहाँ 3 सब्जेक्ट आ गए, लेकिन तीनों एंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ कॉमा है, तो यहाँ वाज की जगह वर बहुवचन, वर डांसिंग, मतलब गीता विमला सीता डांस कर रही थी। ओके, योर हाउस एंड माई हाउस, देखो आपका घर और मेरा घर एंड से जुड़े हुए हैं, आर आया, बहुवचन की क्रिया ओल्ड। प्रतिभा एंड माई सिस्टर आर फ्रेंड, प्रतिभा एंड मेरी बहन फ्रेंड्स है, तो यहाँ देखो आर आया। तो ऐसे ही में और भी देखो, सी एंड आई, अब सी एंड आई, देखो यहाँ आई देख हम एम नहीं लगा सकते हैं, सी और आई दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों प्रोनाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, और इसलिए यहाँ पे आर आया। सी एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान से मतलब पता होना चाहिए, जब 2 सब्जेक्ट्स हो या 2 प्रोनाउंस हो एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो वो वहाँ पे बहुवचन की क्रिया आती है। ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लिखा देखो, इफ देर आर 3 persons अवेलेबल इन द सेंटेंस, यदि कोई वाक्य में 3 कर्ता आ गए इन द सेंटेंस, वी यूज फर्स्ट सेकेंड पर्सन। फर्स्ट मतलब हम सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लिखते हैं। सबको कहने का मतलब एक ऐसा वाक्य है जिसमें फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकेंड पर्सन भी आ रहा है, तो थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो उस वाक्य में हम लोग पहले सेकेंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं और लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। ये एक अंग्रेजी का नियम है, कोई किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन भी है, सेकेंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर एंड से जोड़ते हैं। तो ये रूल 1 आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रूल 2, इफ 2 nouns आर जॉइंड विथ एंड, 2 संज्ञा के शब्द एंड से जुड़े हुए हैं, बट द आर्टिकल प्लेस बिफोर द फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन तो पहला संज्ञा के शब्द के पहले द आर्टिकल है, देन यूज सिंगुलर वर्ब बिकॉज ही द सेम। पर यहाँ कहने का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के पहले दा लगा हुआ और दूसरे के पहले दा नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए कलरक एंड टाइपिस्ट इज सिटिंग, यहाँ पे एक ही जगह दा आना चाहिए, सॉरी गलत लिखा है, यहाँ दा कलरक, यहाँ पे तो यहाँ पे है दा कलरक, द कलरक एंड टाइपिस्ट, कहने का मतलब जो कलरक है वही टाइपिस्ट, सेम आदमी है, इसलिए इज सिटिंग, कलरक और टाइपिस्ट है वो बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो एंड से जुड़े हुए हैं और यदि पहले के साथ में द आर्टिकल लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वो सेम पर्सन है। द टीचर एंड पोएट इज कमिंग, कहने का अध्यापक और कवि आ रहा है, कहने को जो टीचर है वही कवि है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया। ओके, द हेडमास्टर एंड टीचर, हेडमास्टर है वही अध्यापक है, इज वर्किंग काम कर रहा है। द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, तो कलेक्टर है वही प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, पहले के साथ द आर्टिकल है, इसका मतलब यदि पहले सब्जेक्ट के साथ द आर्टिकल है ना, दूसरे का नहीं है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब थोड़ी दूसरी बात करते हैं, ये तो भाई कि 2 नाउन हैं, एक के साथ में द आर्टिकल था और दूसरे में नहीं था, वो एक ही व्यक्ति होता है। अब दूसरे में यह कि दोनों के साथ में द आर्टिकल है, दोनों नाउन के पहले, तो वो अलग अलग आदमी होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल का वर्ब आएगा। ओके, द टीचर एंड द पोएट आर कमिंग, देखो यहाँ पे द टीचर के पहले भी दा लगा, पोएट के पहले भी दा लगा, इसका मतलब बोथ आर सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग आदमी हैं, यहाँ पे बहुवचन की क्रिया आएगी। ओके, यहाँ दा नहीं होता तो यहाँ इज आता, क्योंकि सेम आदमी है। द हेडमास्टर, द टीचर एंड द कलरक, अब द हेडमास्टर अलग है, द टीचर अलग है, एंड द कलरक, ये तीनों अलग अलग इंसान हैं, सबके पहले दा लगा, इसलिए हम बहुवचन की क्रिया आर वर्किंग।
द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, मैनेजर अलग है, द डायरेक्टर निर्देशक को बोलते हैं, ऑफ द स्कूल आर वेरी काइंड, दयालु लोग हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और करते हैं। आज हम रूल यहाँ पे 2 तक ही पढ़ेंगे। ओके, आप वापस पढ़ते रहिए हमेशा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, तो सेक्रेटरी एंड ट्रेजर ध्यान से देखना आप, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, ट्रेजर के पहले दा नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये जो सेक्रेटरी है वही खजांची है, वही कोषाध्यक्ष है, हैज बीन अरेस्टेड। यहाँ देखो सिंगुलर की वर्ब आई, ये एक ही इंसान है, यहाँ पे दा नहीं है, सेक्रेटरी है वही ट्रेजर है। ओके, ट्रेजर हैज बीन अरेस्टेड, सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति। द डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, कलेक्टर, डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, इसका तो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, जो कलेक्टर है वही डिसऑनेस्ट मजिस्ट्रेट है, इसलिए यहाँ पे सिंगल इज आया। तो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा। If same person, then the article will be placed with first person. यदि एक ही व्यक्ति है तो पहले के साथ में द आर्टिकल आएगा, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखने की बात है। ओके, तो आज हमने 2 नियम पढ़े, आप इसको रीड बैक करो, समझो, ये कंटिन्यू टुमारो इट विल बी कंटिन्यू। टोटल आपको 15 रूल पढ़ने, 1 से 13 लगातार, फिर 19वां और 24वां रूल। बाकी रूल आपको पढ़ने का भी नहीं है, न लिखने का है। और लिखने में एग्जाम्पल का जहाँ तक है, यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल है, आप कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एग्जाम्पल कॉपी में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।